नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पारंपरिक खेती यानी अनाज फसलों की खेती से अब बहुत ज़्यादा अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कुछ उसमें अन्य घटकों का समावेश करके आप मुनाफे के संतुलन को बनाए रख सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे किसानों से करा रहे हैं जो कम लागत में उगने वाली सेम की खेती करके अच्छा लाभ कमा रहे हैं। वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के रमना गांव में ऐसे बहुत से किसान हैं जो सेम की खेती कर रहे हैं पारंपरिक खेती के साथ साथ। तो आइए मिलते हैं, देखते हैं इस वृत्तचित्र के माध्यम से रमना के सेम उत्पादकों की ये सफलता की कहानी। जलवायु तंत्र में हो रहे परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि के चलते खेती योग्य भूमि के हो रहे बंटवारे और खेती की बढ़ती लागत के कारण खेती के प्रति किसानों में उदासीनता का भाव पनपने लगा है। किसानों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आने लगी है कि परंपरागत खेती से जीविकोपार्जन बहुत मुश्किल है। किसानों की इस निराशा को दूर करने और खेती में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखने के लिए कृषि वैज्ञानिक कुछ ऐसे विकल्प पेश कर रहे हैं जो लागत में कमी के साथ ज़्यादा मुनाफा एवं अच्छा लाभ दे सकें। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर गौर करते हुए बड़ी संख्या में किसानों ने कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसलों की खेती करना शुरू कर दिया है। वाराणसी जनपद के विकास क्षेत्र विद्यापीठ के गांव रमना के किसान एक दशक पूर्व तक रबी एवं खरीफ की विभिन्न फसलों की खेती करते थे। गंगा के किनारे बसे इस गांव की जमीन उपजाऊ है, लेकिन पारंपरिक फसलों की खेती से जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद नहीं थी। रमना गांव की प्राकृतिक संरचना को देखते हुए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने सब्जी फसलों की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया। कुछ किसानों ने सब्जी फसलों की खेती शुरू की। इसी बीच कुछ किसानों ने सेम की खेती को शुरू करने का फैसला किया। रमना गांव में हर किसान लगभग सेम की खेती जरूर करते हैं और सब खेती करते हुए सेम की खेती जरूर करते हैं, जो कि इसको देखते हुए मैंने भी कम से कम 1 बीघे में खेती की हुई है। हमारे घर के आसपास जो है कि 2-4-5 किसान लगाए हुए थे। हमने देखा कि जो है कि फलित अच्छी सेम की हो रही है, तो उसमें हमने भी जो है 2-4 बिस्सा जो है लगाया, पहले ट्राई किया। उसके बाद ट्राई करने के बाद देखा कि उसमें तो अच्छी पैदावार हो रही है, तो हमने जो है धीरे धीरे जो है दूसरे साल जो है 10 बिस्सा लगाया। उसके बाद कुछ ज़्यादा बेनिफिट हुआ। उसके बाद मैंने 1 बीघा लगाया। 1 बीघा में जो है कि लगभग जो है पैदावार जो है काफ़ी हो जाती है, 60-70-80 हज़ार के आसपास में। सेम की खेती में लागत न के बराबर आती है और उपज अच्छी होती है, जिससे किसानों को अच्छा फ़ायदा होता है। सेम एक ऐसी फसल है जिसकी खेती जो होते हैं कम लागत और जिन किसानों के पास भूमि कम है वहाँ भी की जा सकती है। इस फसल की खेती करने में कोई विशेष तरह की कोई खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यह एक ऐसी सब्जी है जिसमें पानी की भी कम ज़रूरत पड़ती है और साथ ही साथ जो होते हैं
खाद उर्वरक की भी ज़रूरत कम पड़ती है और उपज अधिक मिलती है। यह ऐसी फसल है कि जो कि किसी भी जलवायु में की जा सकती है। इसके लिए थोड़ी सी ठंडी, जहाँ ठंडी पड़ती है वहाँ इसकी उपज अधिक मिलती है, लेकिन जहाँ अधिक गर्मी होती है वहाँ जो है इसका थोड़ा सा उपज कम मिलती है, लेकिन फिर भी जो होते हैं हर जगह जो है इसकी खेती की जा सकती है। शुरुआती दौर में सेम उत्पादकों को मिले मुनाफे को देखते हुए गांव के बहुतेरे किसानों ने सेम की खेती शुरू की। पहले छोटे छोटे रकबों में खेती कर किसानों ने लाभ हानि का आकलन किया। आज कई किसान 1 से 1.5 एकड़ रकबे में सेम की खेती कर रहे हैं। 10-20 मटर लगाए हैं, उसके किनारे किनारे मतलब सेम का खेती भी किए हैं। और सेम में मतलब 18 से 20 हज़ार तक मतलब खर्चा बर्चा कटने के बाद हम लोग को बच जाता है। सेम लगने समय यह फ़ायदा बा कि मतलब चारों तरफ घेराव भी हो, उससे जानवर नहीं उतन, और सेम भी कुछ अच्छा पैसा दे देला। मतलब बीच में जो खेती किया जाए मटर या कुछ आलू या यो कुछ बोया जाता है उसका बचाव भी होता है उसी तरह से। जेकरे बा खेत वो मतलब कि करता सब लोग करला, जेकर नहीं खेत वो करता लेके खेत पैसा में। सब बहुत ज़्यादा खेती यहाँ होला सेम के, जेकर जगह बा दाती भी सेम बो देत बा अपन होत बा। सबसे ज़्यादा सेम में लगला, सबसे ज़्यादा फरला, सब सब्जी से ज़्यादा सेम फरी। सेम के बीजों की बुआई के बाद जब पौधे बढ़ने लगते हैं और फिर जब फूल फल की अवस्था में आते हैं तो पोषण प्रबंधन के तहत यूरिया की टॉप ड्रेसिंग कर दी जाती है। इस टॉप ड्रेसिंग से फसल ज़्यादा मिलती है। सेम की फसल में निराई गुड़ाई और अन्य सस्य क्रियाओं से भी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। अन्य सब्जी फसलों की अपेक्षा सेम में कम निराई गुड़ाई एवं दूसरी सस्य क्रियाओं की ज़रूरत पड़ती है। शायद इसीलिए सेम की खेती फ़ायदेमंद साबित हो रही है। जहाँ तक देखें इसके रख रखाव में, तो इसको हम थाला बना के लगाते हैं। सब्जियां हमारे मचान पर फलती हैं तो इसमें हमारा कोई फल ख़राब नहीं होता। साथ ही साथ जड़ों के पास एक आध बार अगर कोई खरपतवार दिखाई दे दिया तो हमको हाथ द्वारा निकाल देते हैं, तो हमको विशेष देखभाल की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम की फसल में कुछ कीड़ों एवं रोगों का भी प्रकोप होता है। फसल रक्षा के तहत कुछ दवाओं का एकाध छिड़काव कर देने से फसल सुरक्षित हो जाती है। इस तरह सेम की खेती कम लागत में अच्छी उपज देने में सक्षम है। और जौन ये फफूंदी फूल में लगल हम लोग के सेम में, जौन हो कि इनमें हमने 30-35 ml जौन हो कि बासाथिरिन कराटे 1 महीना कम से कम छिड़कल जाला तो हमने के उ चीज़ फल मिलला। तब हम लोग ओके बदे के फिर दूसर दवा भी प्रयोग कर सकीला, नहीं तो फिर वही चीज़ हम लोग उपयोग करीला। गंगा का कछार होने के कारण रमना गांव में पैदा होने वाले सेम की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। इसीलिए रमना गांव का सेम मंडी में अच्छी कीमत पर बिकता है। गुणवत्ता युक्त सेम उत्पादन के चलते रमना गांव के किसान सेम का बीज अपने खेत पर ही तैयार करते हैं। बीज के लिए जब फसल समाप्त होने को होती है तो सबसे स्वस्थ फलियों को पूरी तरह पकने दिया जाता है
और बाद में उसमें से बीज निकालकर अच्छी तरह सुखाकर बीजोपचार के बाद रमना गांव के किसान बीजों को सुरक्षित रख लेते हैं। सेम की खेती छोटे एवं सीमांत किसान भी कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सेम की खेती में लागत बहुत कम आती है और उपज अच्छी खासी मिल जाती है। किसी भी तरह की ज़मीन पर सेम की खेती की जा सकती है। रमना गांव की महिलाएं भी ज़मीन के छोटे से टुकड़े पर सेम की खेती कर रही हैं। एक बिस्सा हमारे पास ज़मीन है, उसमें हम किनारे किनारे वो सेम लगाते हैं, जो साल भर में 5-6 हज़ार रुपया आमदनी कर लेते हैं। उसके बाद बचा जो ज़मीन उसमें हम वो थोड़ा बहुत लहसुन या धनिया या अटर बटर लगाते हैं। आजकल शहरों में जगह का बड़ा अभाव है, तो जिसके पास 1 फीट का भी जगह है तो उसमें 1-2 बीज का अगर वो लगा देता है तो ये ऐसी फसल है कि वो चढ़ जाती है छत के ऊपर और ऊपर चढ़ के वो वहाँ फलक देती रहती है और बड़े लंबे अवधि तक उससे फलक मिलती रहती है। सेम की अच्छी खेती करने और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करने के लिए भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के कृषि वैज्ञानिक रमना गांव के किसानों का बराबर मार्गदर्शन करते रहते हैं। कि हमारे यहाँ जो सेम की खेती होती है उसमें जो है कि अदलहाट मार्केट जो अनुसंधान केंद्र है वहाँ से हम जाकर जो है वैज्ञानिकों से सलाह लेकर जो है उसमें डाई, यूरिया और पोटास की मात्रा और कुछ दवा की जो छिड़काव होती है उनसे सलाह लेकर जो है समय समय पर डालते रहते हैं। रमना गांव में उत्पादित सेम बड़ी मात्रा में प्रतिदिन विभिन्न सब्जी मंडियों में पहुंचता है। किसानों के पास सेम के संग्रहण के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए सेम उत्पादक कभी-कभी अपने उत्पाद को कम भाव में भी बेच देते हैं। बावजूद इसके उन्हें अच्छी आय हो जाती है। 1 बीघा में जो है कि लगभग जो है पैदावार जो है काफ़ी हो जाती है, 60-70-80 हज़ार के आसपास में। यहाँ पर जो है कि जो सेम की पैदावार जो है खेती ज़्यादा मात्रा में होती है, इसलिए जो है यहाँ के कुछ किसान जो है कि सेम जो है बाहर से ट्रक के माध्यम से जो है कलकत्ता, पटना, ये मतलब बाहर साइड में ज़्यादातर भेजते हैं। वहाँ पर जो है कि सेम पौष्टिक आहार होने के कारण जो है हमको अच्छी आमदनी हो जाती है इससे। इस बार सेम में हमें अच्छी पैदावार के साथ साथ अच्छा इनकम मिला, जो कि इस बार लगभग 1 से सवा लाख रुपए तक आ गया है। रमना गांव के कुछ किसान टमाटर, बैगन जैसी सब्जी फसलों के साथ सेम की खेती करते हैं। अन्य सब्जी फसलों की तुलना में सेम की खेती आज रमना गांव के किसानों के लिए ज़्यादा लाभप्रद साबित हो रही है। अन्य सब्जियों की खेती की तुलना में अगर हम इसको देखें तो हमको सेम की खेती से बहुत ज़्यादा लाभ है। इसमें अगर देखें, पहला बिन तो एक बार लगा देने के बाद हम पूरे वर्ष भर, लगभग ये जुलाई में लगाई जाती है और अगले साल मार्च तक, अप्रैल तक कह लीजिए, तब तक इससे जो हमको फलत मिलती रहती है। तो एक तो लाभ है कि हम एक बार लगा देते हैं, बहुत लंबे अवधि तक इससे फलत लेते रहते हैं। रमना गांव के किसानों द्वारा कम लागत वाली सब्जी फसल सेम की खेती करने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है। सेम उत्पादक गांव रमना की तरह ही दूसरे गांवों के किसान भी कम लागत और अधिक उपज एवं मुनाफा देने वाली सब्जी फसल सेम की खेती कर जीवन स्तर में सुधार ला सकते हैं,
खेती में लागत की कटौती और मुनाफे में वृद्धि ही आज समय की मांग है। बदलती मौसमी परिस्थितियों, कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही लागत और बाजार की मांग को देखते हुए नकदी फसलों की खेती आर्थिक उन्नति का एक बेहतर एवं आसान मार्ग है। किसान भाइयों, ये बात थी रमना गांव के सेम उत्पादकों की सफलता की कहानी। और अब बात करते हैं बीज उत्पादन के लिए गेहूं की फसल में सामयिक प्रबंधन की। फसल बढ़वार पर है और यह एक तरह से क्रांतिक अवस्था है फसल के लिए। तो इस समय सही ढंग से अगर प्रबंधन फसल का किया जाए तो आपको गुणवत्ता युक्त शुद्ध बीज प्राप्त हो सकते हैं। गेहूं की फसल में बीज उत्पादन के लिए सामयिक प्रबंधन के तहत क्या क्या कार्य करें, इस बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र। किसान भाइयों, बीज उत्पादन के लिए आपने गेहूं की बुआई आपने 1 महीना पहले ही कर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। और कुछ पानी भी ऐसा बरस गया है कि पहले सिंचाई अपने आप ही हो चुकी होगी किसान भाइयों आपके खेत में। तो एक बात ध्यान रखना है कि इस समय जैसा मैं देखता हूँ किसी किसी खेत में पानी का जमाव हो गया था, पानी लगातार 1 हफ्ते बरसता रहा। तो कुछ किसानों ने पानी जो पहले से नहीं दिया तो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन कहीं कहीं जो पानी देने के बाद तुरंत पानी बरस गया तो खेत में जमाव हो जाने से आप देखेंगे कि गेहूँ के पौधे जो हैं पीले दिखाई देंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि जब भी पानी सूख जाए या पैर धंसने हो जाए तो आप यूरिया का छिड़काव ज़रूर कर दिए होंगे। और यदि यूरिया का छिड़काव नहीं किया आपने तो यूरिया का 5% घोल आप बनाकर तुरंत आप छिड़काव कर दें, जिससे पौधों को नाइट्रोजन मिल जाएगा और पौधे फिर से हरे हो जाएंगे। किसान भाई, एक बात का ध्यान रखें कि बीज उत्पादन जब आप करेंगे तो आपका बीज स्वस्थ होना चाहिए और उसकी साइज़ जो है अच्छी होनी चाहिए, देखने में चमकदार होना चाहिए, उसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसमें बीज उत्पादन के लिए कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जैसे खेत में पौधे स्वस्थ रहेंगे तो उसके दाने भी मोटे होंगे। तो स्वस्थ रहने की पहचान ये है कि सबसे पहले आप देखें कि पौधा आपका पीला तो नहीं पड़ गया, तो इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है। और उसमें आप जैसे इस समय केवल क्योंकि आप फास्फोरस और पोटास बुआई के समय डाल चुके होंगे। दूसरी बात कि खरपतवार भी नहीं होना चाहिए। तो किसान भाइयों, यह बहुत अच्छा समय है कि आप हाथ से निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं या आप रसायनों का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे खरपतवार निकाले जाएं। इस समय आप देख रहे हैं कि बदली लगातार छाई हुई है और इसमें यदि थोड़ा भी तापक्रम यदि कहीं बढ़ा तो कुछ रोग भी आक्रमण कर सकते हैं। तो आपको यदि कुछ रोग का दिखाई दे, प्रकोप दिखाई दे, तो तुरंत आप अपने कृषि आपके वैज्ञानिकों से आप लगातार संपर्क में बने रहें। खरपतवारों के लिए सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि हाथ से निराई गुड़ाई करें। मुझे उम्मीद है कि आपने लाइन में अपनी बुआई की होगी, 0 टिल से बुआई की होगी या सीड ड्रिल से बुआई की होगी। तो लाइन में बुआई करने में खरपतवार की निराई गुड़ाई बहुत आसान होती है और हाथ से यदि आप निराई गुड़ाई करेंगे तो आप आसानी से पौधों को देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कोई रोग के लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो किसान भाई, खरपतवार के लिए वैसे तो आपने सल्फोसल्फ्यूरान या मेट सल्फोसल्फ्यूरान, मेट्रिबुजिन या टोटल के नाम से खरपतवार नाशी भी आ रहा है, जिसका प्रयोग इस समय आप क्योंकि पौधे 40 दिन के आसपास, 45 दिन के आसपास यहाँ आपके खेत में हुए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर के अंत में आपने बुआई की होगी। तो इस समय ये बहुत उपयुक्त समय है कि आप खरपतवारों के लिए रसायन का टोटल नाम से एक मार्केट में उपलब्ध है रसायन, जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और विशेष रूप से ध्यान ये देना है कि आपके पौधे स्वस्थ हों। आपकी फसल में यदि कोई अन्य प्रकार का पौधा
जो आपकी सामान्य प्रजाति जिसका आपने बोया हुआ है, उसके अलावा पत्ती, पौधे के रंग, पौधे की ऊंचाई के अनुरूप कोई अलग प्रकार का पौधा दिखाई दे रहा हो तो कृपया तुरंत उसको आप निकाल दें, जिससे आपका बीज जो हो वो शुद्ध हो। शुद्ध का मतलब ये नहीं है कि मोटे और दाने वाले को शुद्ध कहते हैं। शुद्ध का मतलब ये है कि जिस प्रजाति का आप उत्पादन कर रहे हैं केवल उसी के दाने उस पौधे में, उस फसल में, उस खेत में होना चाहिए। दूसरे प्रजाति का कोई पौधा चाहे भले ही गेहूं का हो तो यदि आपको दिखाई देता है तो उसको निकालना भी आप बीज उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग रोगिंग कहते हैं। और खरपतवार का निकालना, रोग, कोई भी रोगी पौधा यदि आपको दिखाई देता है तो उसको निकाल दें और उसके फैलाव को रोकने के लिए तमाम जो है आप कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें। जैसे आपको मैं बता दूं कि गेहूं में इस समय जो है एक स्पॉट ब्लॉच है, जो हमको उसको वो झुलसा रोग कहते हैं, पत्ती झुलसा रोग कहते हैं। यदि उसका प्रयोग दिखाई देता है तो फोलिक्योर नामक एक रसायन बाज़ार में उपलब्ध है जिसका प्रयोग करना होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इस समय खेत में, अपने खेत में उपस्थित होंगे या देखेंगे अपने खेत को, गेहूं में कोई रोग तो नहीं है, किसी तत्व की कमी तो नहीं है, और उसका उपाय करेंगे। और किसी खरपतवार को, सभी खरपतवारों को निकालना बीज उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपने बुआई के समय जिंक का प्रयोग नहीं किया हो तो आप जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस समय आप यूरिया के साथ जिंक का भी स्प्रे कर सकते हैं। उसमें भी लक्षण यही होता है जैसे पौधे पीले और कमज़ोर पड़ रहे हैं, लेकिन जिंक से पौधों में चमक आती है, इसलिए जिंक का प्रयोग। और यदि आपने धान में जिंक का प्रयोग किया हो तो अब आपको जिंक पर खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, धान वाला जिंक भी इसमें काम करेगा। रोग में प्रमुख रूप से इस समय जहाँ पर आपको आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी और तापक्रम जब बढ़ता है तो जो पत्ती झुलसा रोग आ जाता है, जिसमें पत्ती पर जो है वो भूरे रंग के चकत्ते या चित्तीदार पत्ती दिखाई देने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है और उसके लिए हम रसायन का प्रयोग करें या कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ किसान भाई, बीज उत्पादन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ध्यान देने वाली कुछ क्रियाएं हैं इस समय। और इस समय यदि आप अपनी प्रजाति के अलावा जो प्रजाति के नाम से आपने बीज उत्पादन कर रहे हैं, उसके अलावा गेहूं की दूसरी प्रजाति, कोई भी खरपतवार, कोई भी रोगी पौधा यदि उसको आप निकाल देते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि बीज का उत्पादन बहुत अच्छी मात्रा में करेंगे और आपकी बीज का मूल्य भी बढ़ेगा, मार्केट में आपका नाम भी होगा। इसी के साथ किसान भाइयों, हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।